हेलो। देखो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। 15 फरवरी 2024 इस दिन हमारे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को डिसकंटिन्यू या फिर कह दो बैन कर दिया। और अगर मैं ऑफिशियल भाषा के अंदर बोलूं तो भाई इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब बस इतना हो गया। इसके बाद क्या था, पूरे इंटरनेट पर बवाल मच गया। कोई इसके पक्ष के अंदर तर्क दे रहा था, कोई इसके विपक्ष के अंदर तर्क दे रहा था। इसी के साथ में एसबीआई बैंक जिसके पास में पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डाटा कि भाई आज तक कितने करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए वो सब सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिकली रिलीज करने के लिए बोला। और फिर एक बार वो डाटा पब्लिकली रिलीज हुआ उसके बाद तो पूरे पैसे वसूल हो गए। ड्रामा बहुत बढ़िया हुआ उसके बाद में। तो चलिए आज जानते हैं कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड था क्या, कैसे काम करता था और इसको बंद करने के पीछे वजह क्या थी। A to Z सब कुछ जानेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने का एक तरीका है। देखो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि चुनाव के अंदर खड़ी होती है, अपने प्रत्याशी वगैरह खड़े करती है, हमारे सीएम और पीएम वगैरह जो है वो भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही कनेक्टेड होता है। तो इन पार्टियों का क्या है कि भाई कोई अपने आप में बिजनेस नहीं होता। इन पार्टियों की कोई भी अर्निंग सोर्स जो है वो नहीं होती। ऑफिशियल अगर पेपर पर देखा जाए तो ये पार्टियां एमएलए, एमपी, सीएम और पीएम बनाने के बाद में भी हमारे भारत से 1 रुपया नहीं कमाती। वैसे अंडर द टेबल क्या होता है वो सबको पता है, लेकिन फिर भी इनका कोई भी अर्निंग सोर्स जो है वो नहीं होता। इसीलिए इतने बड़े बड़े चुनाव आयोजित करने, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकालने, साथ ही में अपनी पार्टी का प्रचार करने ताकि इस पार्टी को वोट मिल सके, इसलिए इनको पैसे की जरूरत पड़ती थी। और ये पैसा जो है वो इन पार्टियों को चंदे के थ्रू आता था। और ये चंदा कौन देता था? हम और आप जैसे लोग जो कि इन पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट करते थे। भारत की आजादी के बाद में चंदा देने के लिए बहुत सारे रूल बने हैं। 2013 से पहले तक क्या था कि भाई आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली पैसा जो है वो दे सकते थे चंदे के तौर पर। लेकिन 2013 के अंदर इलेक्टोरल ट्रस्ट जैसी चीजें सामने आई तो उसमें क्या था कि भाई एक संस्था बीच में निकल कर आई। उस संस्था को आपको पैसे देने होते थे और बाद में वो संस्था जो है वो आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देती थी। कुल मिलाकर गए तो भाई एक मीडिएटर का काम करती थी वो संस्था बीच में। फिर 2017 के वित्त बजट के अंदर हमारे पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस करा और जनवरी 2018 के बाद में तो इसको लागू भी कर दिया गया, जिसके बाद में किसी भी पार्टी को पैसा देना पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया। पहले ये सब मामला जो है वो कैश के अंदर भी हो सकता था, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद में ये सब चीजें बैंक के माध्यम से होने लग गई। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कुछ ऐसा होता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये एक टाइप का चेक या फिर डीडी होता है। जैसे चेक के ऊपर अमाउंट लिखा होता है तो भाई उस सर्टेन अमाउंट को वो चेक होल्ड कर सकता है। तो ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी एक सर्टेन अमाउंट लिखा होता था। ये अमाउंट 5 टाइप का हो सकता था, या फिर कहो कि भाई 5 प्रकार के इलेक्टोरल बॉन्ड होते थे। 1000 रुपए का, 10,000 का, 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का या फिर 1 करोड़ रुपए का। आप इसमें से कोई सा भी बॉन्ड जो है वो खरीद सकते थे और जितना चाहे उतना खरीद सकते थे। यानी कि आप एक ही बॉन्ड नहीं, एक ही टाइप के बहुत सारे बॉन्ड जो है वो भी ले सकते थे। साथ ही में इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कोई भी मार्किंग, कोई भी नंबरिंग वगैरह नहीं होती थी, ना ही आपका यहाँ पर नाम, ना ही आपकी कुछ डिटेल यहाँ पर मेंशन होती थी। बस बैंक जो है वो आपका नाम जानती थी कि भाई आपने इतने अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। इसके बाद में बैंक को भी ये नहीं पता होता था कि भाई आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड कौन सी पार्टी को जाकर दोगे। जैसे यहाँ पर डोनर और पार्टी दोनों का ही नाम गुमनामी के अंदर रखा जाता था। यानी कि आपको और मेरे को नहीं पता होगा कि भाई किसी थर्ड पर्सन ने किसी पार्टी को कितना अमाउंट जो है वो दिया है चंदे के तौर पर। साथ ही में ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो आप एसबीआई बैंक की चुनिंदा शाखाएं जो है उनसे खरीद सकते थे किसी भी साल की जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में। और जिस साल चुनाव है उस साल के लिए यह चीज जो है वो 30 दिनों के लिए एक्स्ट्रा ओपन होती थी। यानी कि ये जो महीने मैंने बताया उसमें तो 10-10 दिन के लिए ओपन रहेगी, लेकिन जैसे इस साल चुनाव है तो भाई इस साल 30 दिन के लिए और एक्स्ट्रा खुली रहती थी चुनावी बॉन्ड की स्कीम। अब ये सुनने वगैरह में तो कितना बढ़िया लग रहा है कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी को एकदम डिजिटल तरीके से चंदा दे सकते थे और यहाँ पर काले धन वगैरह का भी ऐसे यूज वगैरह नहीं हो रहा था। कितनी बढ़िया स्कीम थी ये। लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित क्यों कर दिया? देखो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्लॉज था कि भाई किसी भी डोनर की यहाँ पर जो नाम
वगैरह है उसको छुपा कर रखा जाएगा। यानी कि किसी पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा दे रहा है, ये किसी को पता नहीं होता था, खास करके आम नागरिक को। इसी वाले क्लॉज के अंदर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हमारे एक मूल अधिकार जो कि 19A के अंदर आता है, जिसको सूचना का अधिकार बोला जाता है, उसका पूरी तरह से हनन पाया और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। देखो, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो भाई हमको ये पता होना चाहिए कि भाई वो पॉलिटिकल पार्टी किससे फंड ले रही है, क्योंकि अगर किसी से आप एक बार पैसा लेते हो तो भाई उस पैसे के बदले आपकी अकाउंटेबिलिटी उसके प्रति बढ़ जाती है, या फिर कोई आपको बहुत सारा पैसा देकर इन्फ्लुएंस भी कर सकता है गलत कामों के लिए। अगर आपको पता होगा कि भाई पर्टिकुलर पार्टी किसी पर्टिकुलर इंसान से पैसे ले रही है और अगर वो इंसान आपको पसंद नहीं है, आपके माइंडसेट के खिलाफ वो काम करता है, तो ये सब चीजें जानने के बाद में आप फ्यूचर में उस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं आएंगे, उसको चंदा जो है वो नहीं देंगे, मे बी आप वोट ना दे और वो पार्टी कभी सत्ता में नहीं आए। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं था। आपकी पॉलिटिकल पार्टी को कौन पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, कौन उस पार्टी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये पार्टी चंदे के बदले धंधा लेकर के फ्यूचर में किसके खिलाफ और किसके लिए काम कर सकती है, ये आपको नहीं पता होगा। और इस सब के बीच में हमारे सूचना का अधिकार जो कि आर्टिकल 19A के अंदर वर्णित है, उसका पूरी तरह से हनन माना हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। और प्रॉब्लम खाली यहाँ पर ही नहीं है, प्रॉब्लम और भी है। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाने से पहले जो गवर्नमेंट थी उसने 3 बड़े कानून जो कि ऑलरेडी मार्केट में चल रहे थे उनमें बड़े बदलाव करे। सबसे पहला तो है इनकम टैक्स एक्ट। इसमें बदलाव ये करा गया कि भाई कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंसान कितना चंदा दे रहा है और जिस पार्टी को चंदा दे रहा है तो भाई उसमें 1 रुपये का टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो करोड़ों में अमाउंट क्यों ना हो। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में टैक्स नहीं होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग टैक्स सेविंग के लिए किसी भी पार्टी को चंदा देने लग गए। कुल मिलाकर कहे तो भाई इस वाले नियम से टैक्स की चोरी जो है वो भी होने लग गई। देखो, सेकंड चेंज जो है वो करा गया RBI एक्ट के अंतर्गत। देखो, किसी भी चीज को पैसे का रूप देना यानी कि चेक जारी करना, DD वगैरह बनाना, ये सब काम जो है वो RBI के है, पैसा भी छापना वगैरह सब RBI का है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम आई तो भाई उसके अंतर्गत क्लॉज था कि भाई आप पैसे को इलेक्ट्रल बॉन्ड के तौर पर कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि कह दो तो भाई एक सर्टेन अमाउंट को एक कागज के तौर पर इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में देख सकते हो, जो कि एक टाइप से किसी भी चीज को पैसे के अंदर पोर्ट्रे करना ही हो गया। तो भाई अब तक ये वाली चीज जो थी वो खाली RBI के पास में थी, लेकिन अब इलेक्ट्रल बॉन्ड के साथ में SBI को भी अधिकार दे दिया कि भाई वो पैसों को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। अब ऐसा करने के पीछे सिंपल सा रीजन ये रहा होगा कि भाई RBI एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो सरकार के अधीन नहीं आती, जबकि SBI जो है वो सरकार के अधीन आती है। तो भाई सरकार जब चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा जिसमें दानदाता और पार्टी की गुमनामी रखने जाने वाले प्रावधान है वो सब निकाल कर रूलिंग पार्टी जो है वो कभी भी उसको चेक कर सकती है। तो भाई एक गड़बड़ी यहाँ पर लगी। थर्ड चेंज यहाँ पर करा गया कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। देखो, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर पहले प्रावधान था कि भाई किसी भी कंपनी को अगर चंदा देना है तो भाई वो चंदा जो है वो अपने ओवरऑल प्रॉफिट यानी कि किसी कंपनी को टोटल 3 सालों के अंतर्गत जितना प्रॉफिट हुआ है उसका खाली 7.5% तक ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती थी। लेकिन ये रूल इसके अंदर चेंज कर दिया और इसकी लिमिट जो 7.5% थी उसको हटा करके अनलिमिटेड कर दिया, जिसके बाद में कोई कंपनी उसका प्रॉफिट अगर हुआ हो या फिर ना हुआ हो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मन चाहा चंदा जो है वो दे सकती थी। जिससे निकल कर ये आया कि भाई बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिनका प्रॉफिट माइनस के अंदर जा रहा था, उन्होंने भी पॉलिटिकल पार्टियों को अच्छे खासे अमाउंट में चंदे दिए। इसी के साथ में यहाँ पर एक मैटर ये था कि भाई यहाँ पर एक बार ये लिमिट हट गई तो भाई कोई भी एक शेल कंपनी यानी कि जाली कंपनी बना करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैक मनी के तौर पर पैसा जो है वो दे सकता है। यानी कि किसी के पास ऑलरेडी ब्लैक मनी पड़ी है तो भाई वो एक कंपनी रजिस्टर करेगा, उस कंपनी के नाम पर वो सारा पैसा डाल देगा और डाल देने के बाद में वो मन चाहे उतना चंदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है, जो कि एक ब्लैक मनी ही होगा। अब इसके अंदर एक चीज ये और चेंज करी थी कि भाई कोई भी बंदा भारत का नागरिक है और उसके द्वारा स्थापित करी गई अगर कोई कंपनी है तो भाई वो ही भारत की पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकती है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर कहीं पर भी ये मेंशन करा ही नहीं था कि भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर भारत के अंदर उसकी कंपनी होनी चाहिए। तो भाई ऐसे में कोई बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो गई या फिर कोई हमारा दुश्मन देश हो गया, वो भी भारत के अंदर ऐसी शेल कंपनियां स्थापित कर सकते थे। और बाद में इस वाले एक्ट में कोई लिमिट तो थी नहीं, तो भाई उस हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते थे। इसके बाद में यहाँ पर एक और चीज निकल कर आई जो कि था चंदे के बदले धंधा। इसमें ये होता था कि भाई कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ी कंपनी है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी खास करके वो रूलिंग पार्टी होनी चाहिए, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर चंदा देगा और चंदा देने के बाद में सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के खास करके, वो प्रोजेक्ट
जिस कंपनी ने या फिर जिस आदमी ने चंदे के नाम पर पैसे दिए हैं उनको वो प्रोजेक्ट अलॉट कर दिए जाते थे। लेकिन ये वाली चीज तो भाई किसी भी स्कीम के साथ में हो सकती है। तो भाई ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उनको भारत के अंदर असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये एक स्कैम था? देखो अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है उनके हस्बैंड ने एक टीवी चैनल पर आकर कहा कि भाई ये भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। इसी के साथ में बहुत सारे यूट्यूबर, नामी गिरामी यूट्यूबर है, वो भी इसको इस सबसे बड़ा स्कैम बोल रहे हैं। तो देखो ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि भाई ये एक स्कैम नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही इसको स्कैम नहीं बोल रहा तो भाई मैं कौन होता हूँ इसको स्कैम बोलने वाला। पॉलिटिकल पार्टियों को चंदे जो है वो आजादी के बाद से मिलते हुए आ रहे हैं। उल्टा पहले जो है वो कैश के अंदर मिला करता था पूरा पैसा, वो सब चीजें और ब्लैक मनी को मतलब प्रमोट वगैरह करती थी। लेकिन इलेक्टोरल ट्रस्ट आ गए 2013 में, उसके बाद में थोड़ा और सुधरा ये वाला मामला। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए इसके बाद में। तो भाई ब्लैक मनी को कम करने के लिए या फिर वो सब मामला तो थोड़ा और सुधरता गया और पूरी तरह से ये अकाउंटेड हो गया। हालांकि इसमें भी रास्ते ढूंढे जाते हैं ब्लैक मनी को पार्टी तक पहुंचाने के लिए, लेकिन फिर भी मामला थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हुआ है। बस यहाँ पर हमको किसी का नाम जो है वो पता नहीं चल रहा। वैसे अपने आप से एक सवाल पूछना, अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नहीं होती तो भाई क्या आप पता लगा पाते कि भाई 2018 के बाद में 2024 तक पॉलिटिकल पार्टियों को 20,000 करोड़ रुपए के आसपास चंदा मिला है? नहीं पता लगा पाते, क्योंकि भाई कोई अकाउंटेड चीज थी ही नहीं पहले। अब मैं इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ पर डिफेंड भी नहीं कर रहा। अब हमारी पार्टी किससे पैसा ले रही है, कौन सा माइंडसेट का आदमी हमारी पॉलिटिकल पार्टी को इन्फ्लुएंस कर रहा है पैसे दे करके, ये जानने का हमारा अधिकार है, ताकि हम फ्यूचर में उस पार्टी को सपोर्ट करें या फिर ना करें उसका डिसीजन ले पाए। साथ ही में कोई विदेश से आकर भी हमारी पार्टी को इन्फ्लुएंस करे, वो हमारे देश के लिए बढ़िया बात नहीं है। तो भाई ये कुछ चीजें जो है वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम में गलत भी है। तो देखो इसको एक अच्छी चीज और एक स्कैम दोनों ही ना बोलकर इसको एक मिडल पॉइंट पर भी रखा जा सकता है। ना तो ये एकदम अच्छा था और ना ही ये बुरा था, थोड़ा कम बुरा था मतलब ये। तो मेरे हिसाब से तो भाई इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, बढ़िया बात है। लेकिन अब फ्यूचर में इससे कोई बढ़िया सर्विस जो है वो लानी चाहिए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो और बड़े डिजिटल चीजों का और प्रयोग करा जाए। साथ ही में एक क्लॉज ये बने कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए वो किसी भी पार्टी को पैसा देने के लिए। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ये थे मेरे सारे ओपिनियंस, मेरी सारी केस स्टडी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। अब आप मेरे को कमेंट में बताओ आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई आप लाइक कर सकते हो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।